हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वालों के लिए उनके मैथ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हमें दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कि तो रूट में 5 या फिर रूट में 3, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो निश्चित है 100% आएगा ही आएगा। और यह क्वेश्चन आप सबके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में या फिर 6 मार्क में भी आ सकता है। तो चलो इस वीडियो में मैं ये जो रूट 5 है ना इसी को समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो चाहे रूट में 5 रहे, रूट में 3 रहे या रूट में 7 रहे, कुछ भी रहे आप उसको प्रूव कर लोगे। ठीक, इस चीज को मैं ऐसे समझाऊंगा जो शायद आप अब मतलब इससे पहले ऐसे नहीं समझा होगा। देखो ये हम लोग के ऑफलाइन बच्चों के लिए ये नोट्स है, ठीक है, पूरा पूरा मैंने डिजाइन किया था। तो उसी नोट्स के आधार पे मैं बताऊंगा और आप देखना, आप खुद वीडियो को अंत तक देखने के बाद फील करोगे कि शायद हम लोग के यार स्कूल में ऐसे पढ़ाया गया होता। ठीक, चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि रूट में 5 अपरिमेय संख्या कैसे है। देखो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है रूट में 5 को। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हूं कि कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड मींस विरोधाभास विधि। ठीक है, क्या? विरोधाभास विधि। ये विरोधाभास विधि क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इस मेथड में कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं, मतलब कुछ चीजें हम लोग मान लेते हैं और उसी को गलत साबित कर देते हैं। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कैसे? अगर हम रूट 5 है इसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि यह परिमेय है। ठीक है, और अपना जो ये कथन है परिमेय वाला, इसी को हम लोग गलत साबित कर देंगे। तो अब इसीलिए भाई दो चीजें हैं, ये कि तो परिमेय हो सकता है कि तो अपरिमेय। तो हमने परिमेय वाले गलत को कथन सिद्ध, मतलब ये जो परिमेय वाला कथन है इसको गलत सिद्ध कर दिया। तो अब इसलिए कि ये अपरिमेय होगा। ठीक, तो यही होता है कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधाभास विधि। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। चलो ये तो मतलब बातें थी इस क्वेश्चन को डीपली समझने की। अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख दोगे कि सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी आप लिख लो, और लिखोगे कि माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर रूट में 3 दिया हो तो यहाँ पे मान लेना कि माना रूट में 3 परिमेय संख्या है आपका मन। ठीक, तो माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या, हम लोग अपरिमेय सिद्ध करना है तो यहाँ उल्टा परिमेय मान लेंगे। क्लियर? लिखेंगे उसके बाद कि इसलिए रूट में 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। देखो अगर रूट में 5 अगर हमने परिमेय मान लिया तो यह पी बाई क्यू के बराबर होगी, पी बटे क्यू के बराबर, क्योंकि संख्या पी बाई क्यू के रूप ही होती है। तो हम उसके इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में कि जहां पी और क्यू सहभाज्य संख्या है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, यानी जो यहाँ पी और क्यू है ये वाले, ठीक है, ये क्या है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कहने का क्या मतलब है कि जैसे इस प्रकार के कुछ, जैसे 5/6 हो गया। देखो ये मतलब ये दोनों संख्याएं मतलब क्या होगा कि आपस में नहीं कटेंगी। ठीक है, इनका हमेशा क्या होगा कि एचसीएफ 1 के बराबर होगा। इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 के बराबर होगा। तो यही होता है क्या, इसी को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। और जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है ना, सभी मतलब सहभाज्य संख्याओं के रूप में होती हैं। क्लियर? तो यहाँ वही लिख लेंगे कि इसलिए रूट में 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। और ये मतलब दोनों एक दूसरे से कटेंगी नहीं, आप देख लो इनका मतलब ये संख्या है कि तो एक से कटेंगी और कि तो स्वयं से कटेंगी। क्लियर? ये दो चीज आप लोग याद रखिएगा। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आप ये लिख लेना कि जहां P और Q सहभाज्य संख्या है और Q इक्वल टू नॉट जीरो है। अब देखो ये रूट में 5 है तो रूट को हमें हटाना पड़ेगा। तो रूट में हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे। तो वहीं यहाँ मैंने चीजें लिखा है कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये मतलब रूट में हम लोग का 5 का वर्ग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि रूट में 5 गुणे रूट में 5 दो बार है। ठीक है, यानी ये बराबर हो जाएगा रूट में 5 गुणे 5, तो जोड़ा बन गया तो एक बाहर 5 निकल जाएगा, यानी 5 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5 बाहर आ गया है और इधर ही पी बटे क्यू का वर्क करेंगे तो पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। अब देखो यहाँ पे 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर है। यहाँ देखो यहाँ पे 5 इक्वल टू क्या है? पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। तो यह क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो ही हमने लिख लिया इस चीज को, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। और इसी को हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे। मैं थोड़ी दूसरी पेन यूज करता हूं। ठीक है,
इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है इस चीज को थोड़ा समझना है, यही सबसे मेन है, ठीक है। इसी जगह आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे हो जाता है, इस चीज को चलो मैं समझाता हूं। यहाँ देखो 5q² इक्वल टू पी स्क्वायर है, मैंने यहाँ नीचे लिखा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि यहाँ 5p² को विभाजित करेगा, यहाँ जो ये 5 है p² को विभाजित करेगा। अब देखो यहीं पे केवल मतलब आप कई जगह देखोगे या टीचर देखोगे केवल ये लिख कर छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं बताते कि कैसे भाई, ऐसे कैसे मतलब विभाजित करेगा, इसका कोई रूल तो होगा। तो बिल्कुल है गाइस, रूल बिल्कुल है, वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो आप लोग की एनसीईआरटी की बुक में खुद दिया हुआ है, ठीक है। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, चलो इसको भी समझाता हूं। लेकिन यहाँ देखो ये 5q² बराबर p² है, तो उसको लिखेंगे यहाँ 5, ये जो 5 है p² को विभाजित करेगा, किस रूल के आधार पे, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इधर आकर। देखो यहाँ मैंने लिखा है, ये देखो मैंने बिल्कुल डिटेल में ये नोट्स बनाया था कि कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.3, यानी लड़के मतलब खुद से भी पढ़कर इस चीज को समझ सकते थे अगर मैं समझाऊं भी ना तो, लेकिन चलो मैं आपको समझा ही देता हूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, देखो यदि p एक संख्या है, मान लो p एक कोई संख्या है जिसके गुणनखंड q तथा r हैं, तो संख्या p q तथा r द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी, इसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। सिंपल है, जैसे अगर एक मान लो ये संख्या है 10 है, तो इसके गुणनखंड 2 और 5 है, तो यह जो संख्या 10 है अपने गुणनखंडों यानी 2 और 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी 2 5 10 और 5 दूना 10 होगी। ये तो हम लोग सिंपल जानते हैं, लेकिन आप शायद जानते नहीं होंगे कि यह एक रूल है, एक अंकगणित की आधारभूत, इसी को प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मान लो ये 20 है, तो 20 अपने गुणनखंडों, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है कि 20 अपने गुणनखंडों, 20 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो इनसे पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसे अगर मैं इसको लिखूं जैसे 20 है और इसके गुणनखंड हम लोग के क्या होंगे 2 गुणे 5, ऐसा होगा। अब इस ये देखो ये 5 चौका 20, 2 दहम 20, 2 दहम में 20 विभाजित हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा मैं इस प्रकार लिख दूं, ध्यान देना आप लोग, एक मिनट यार ये बैक क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट देखो, अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख दूं जैसे 5 और 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 20 विभाजित होगा इनसे, बिल्कुल होगा। तो वही यहाँ पे देखो 5q² बराबर p², मतलब यहाँ पे तो इसका वर्ग नहीं है, मतलब कोई अगर ऐसी संख्या हो जिसका वर्ग हो जाए, ठीक है, और उसके बराबर ये हो तो ये विभाजित होगी इससे, सिंपल है। तो वही यहाँ पे 5q² इक्वल टू p², शायद हम लोग क्वेश्चन में लिखा है, तो यहाँ पे 5q² बराबर p² का यही मतलब है कि p मतलब जो संख्या है p² को मतलब इसका गुणनखंड करने पे कोई संख्या r आएगी, तो उस r के ये मतलब गुणनखंड है 5 और q², तो इसका मतलब 5 और q² से ये मतलब जो संख्या होगी ये वो विभाजित होगी। तो सिंपल यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी के आधार पर मैंने बोला कि 5q मतलब जो 5 है उससे इधर जो संख्या थी वो विभाजित होगी। कौन सी संख्या थी इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर क्वेश्चन में p थी, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 5 मतलब क्यों p² को विभाजित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना कि यहाँ 5 p² को विभाजित करेगा, और किस आधार पे, तो अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय होती है उसके आधार पे। अब देखो आगे लिखोगे कि इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। अब ये कैसे यार, 5p² को विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा, मतलब इसके मतलब वर्ग ये हट जाए उसको, मतलब इस संख्या को भी विभाजित करेगा। अब ये किस रूल से होता है, तो ये भी इसका भी एक रूल है कि प्रमेय यदि थ्योरम 1.3 से, क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। अब ये थ्योरम 1.3 या प्रमेय 1.3 क्या होती है, चलो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सिंपल इधर आ जाता हूं मैं, देखो थ्योरम या प्रमेय 1.3 ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, चलो इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यदि p एक अभाज्य संख्या है, जो p है क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और यदि p a² को विभाजित करती है, p ये क्या करती है कि a² को विभाजित करती है, मतलब कोई संख्या उसके वर्ग को विभाजित करती है, तो p जो ये p है वो a को भी विभाजित करेगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे 3 है और यह मान लो
मतलब किसी संख्या जैसे 3 के वर्ग यानी 9 को अगर ये 3 विभाजित कर रहा है तो ये ऑब्वियसली कि ये 3 इस भी संख्या को विभाजित करेगा। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक बार मैं इसको और समझा देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। 1 मिनट। देखो, यदि अगर ये ओके, देखो एक्चुअली काला भी आ गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखो, यदि क्या है कि p अगर कोई संख्या है और वह a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, ये हम लोगों ने तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी अंकगणित के आधारभूत में प्रमेय देखा था कि कैसे ये विभाजित करेगी p a स्क्वायर को, ठीक है। तो अगर p कोई संख्या है और a स्क्वायर यानी इसके वर्ग, इसका वर्ग करोगे तो कुछ r आएगा। तो अगर ये संख्या ये क्या कर रही है कि इस संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, ठीक है। तो सिंपल है कि वह संख्या जो p होगी वो a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे समझना, जैसे 3 है एक संख्या और कोई इधर एक संख्या है 3 ही है, देखो यहाँ पे, तो इसके वर्ग 9 को ये संख्या जो 3 है वो क्या कर रही है, यहाँ पे विभाजित कर रही है। 3 से भाग चला जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब 3 इसको भी विभाजित करेगा। सिंपल है। यहाँ पे देखो ये गलत, ये इसको मैंने क्यों काटा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखो 5 यहाँ पे, देखो 7 के वर्ग 49 को यहाँ पे विभाजित नहीं कर रहा है, इसीलिए ये 5 7 को भी विभाजित नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो वही यहाँ पे हमने मेथड यूज किया है यहाँ पे कि अगर 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है यानी p के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो 5 p को भी विभाजित करेगा, और यही प्रमेय 1.3 होती है, ठीक। और 5 p स्क्वायर को विभाजित किस नियम के आधार पर कर रहा है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर कर रहा है। सिंपल। अब चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः माना, ऐसे लिखेंगे पुनः माना। फिर से हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो हम लोग का ये p आया है उसी p इक्वल टू 5m, यहाँ m कोई अलग संख्या मान लेंगे। अब आपको होगा कि हमने ऐसा क्यों माना और हर क्वेश्चन में ऐसा ही मानेंगे, तो नहीं। अगर यहाँ पे आप 3 वाला यानी रूट में आप 3 वाला प्रूव कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं 3 आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे p इक्वल टू 3m मानना, ठीक है। अगर रूट में 7 वाला प्रूव कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 आएगा, यहाँ p इक्वल टू 7m मानना। यहीं पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं। तो यह 5 है तो आप इसी के मतलब अनुसार मान लेना यहाँ पे कि पुनः माना p इक्वल टू 5m, यहाँ पे जो p प्राप्त हो रहा है उसी के बराबर लिख देना कि p इक्वल टू 5m। और जहाँ ये m है ना, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक यानी 2 4 6 कुछ भी हो सकता है। सिंपल। अब देखो हम क्या करेंगे, फिर हम दोनों तरफ का ये वर्क कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, यहाँ पे लिखा हूं मैं कि दोनों तरफ वर्क करने पे तो p इक्वल टू 5m था तो वो p स्क्वायर इक्वल टू और 5m है तो 5 25 और m स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 जो हमने देखा था, समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 1 थी क्या हम लोग की, यहाँ पे देखो समीकरण 1 थी कि 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। वो समीकरण 1 थी हम लोग की 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यही समीकरण 1 थी हम लोग की। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये समीकरण 2 हम लोग की प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पे, ओके। और p स्क्वायर का मान क्या है, 5q स्क्वायर, तो यहाँ p स्क्वायर के जगह पे हम लोग 5q स्क्वायर रख देंगे, तो वही हो जाएगा 5q स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर के जगह पे, और ये 25m स्क्वायर है तो 25m स्क्वायर, सिंपल उसी तरह रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो यानी 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर है, 5 इधर गुणा है इधर आएगा तो बट्टा हो जाएगा, यानी 5 और 25 यानी 5 बचेगा, यानी q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर यानी 5m स्क्वायर बचेगा, और यह समीकरण 3 हो जाएगी। इसको हम लोग समीकरण 3 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे सिंपल, इसको हम मतलब ये थोड़ा उल्टा है, इसको इस चीज को ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर का इधर इधर का इधर पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपने पीछे अभी देखा ये 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, उसी प्रकार का ये 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ ये जो 5 है वो q स्क्वायर को विभाजित करेगा, और किस नियम के अनुसार, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के नियम के अनुसार। और हमने पहले ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ लिए, तो इसको अब दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब अगर 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा, और इसकी यह किस नियम के थ्रू, तो ये प्रमेय यानी थ्योरम 1.3 के आधार पे करेगा, ठीक। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। अब देखो यहां हमने देखा कि 5, ठीक है, 5p को भी विभाजित कर रहा है, समीकरण 1 में हमने देखा, और समीकरण 2 में यहाँ हम लोग मतलब यहाँ समीकरण 3 के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि 5q को भी विभाजित कर रहा है, 5q को भी विभाजित कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, q को भी विभाजित कर रहा है।
5p को भी विभाजित कर रहा है, 5q को भी विभाजित कर रहा है। अब देखो भैया यहाँ पे देखो, हमने शुरू में देखा था कि जो p बटे q है एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब या कि तो मतलब एक से कटेंगे और कि तो स्वयं से कटेंगे, किसी दूसरी संख्या से इसमें मतलब ये मतलब नहीं कटेंगे, ठीक है। यानी वो कुछ इस प्रकार के होंगे, 2/3 प्रकार के, ठीक है। देखो इसमें भाग नहीं जाएगा और इनका हमेशा HCF किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो फिर तो ये मतलब यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है। यहाँ ये मतलब P जो है 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। ऐसा तो हमने नहीं देखा था शुरू में, तो ये तो मतलब गलत आ रहा है चीजें। तो ऐसा मतलब ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रहा है, ऐसी चीजें गलत क्यों आ रही हैं। ऐसी चीजें गलत इसलिए आ रही हैं कि क्योंकि हमने जो शुरू में ही √5 था उसको हमने गलत मान लिया था कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए यह चीजें गलत आ रहा है। तो इसका मतलब कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर 5 परिमेय संख्या नहीं है √5, तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह कथन हमने सिद्ध कर दिया। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने पीछे समीकरण 1 में देखा कि 5p को विभाजित करता है। हमने देखा ही कि 5p को विभाजित करता है और यहाँ समीकरण 3 में हमने मतलब 3 में q को भी विभाजित कर रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 5q को भी विभाजित कर रहा है और इधर हम लोग समीकरण 1 के अनुसार देखा था कि 5p को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज हमने लिख दिया है यहाँ पे कि हमने समीकरण 1 में देखा कि 5p को विभाजित करता है और यहाँ समीकरण 3 में q को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। ओके, ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की √5 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हो रहा है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा आप एक कथन लिख दोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे प्रूव। बस इस क्वेश्चन का काम खत्म, प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको करना है, ऐसी मतलब क्वेश्चन को प्रूव, चाहे वो √3 आ जाए, चाहे √7 आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। अब अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लियो तो आसानी से इसी के बेस्ट पे आप इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर लोगे। आप खुद √3 को रखकर और प्रूव कर देखिए, आप प्रूव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसमें केवल आपको कैलकुलेशन करना है थोड़ा थोड़ा, बाकी सारी चीजें आप समझ गए हो। लेकिन एक बार हो सकता है मैं √3 का भी मतलब प्रूव कर बता दूं आपको। और उसके अलावा देखो इसमें आपका एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे 1 में √2 या 3 - √2, इस प्रकार के इनको भी आपको मतलब अपरिमेय सिद्ध करने को ऑप्शन आता है। तो ये काफी आसान होते हैं। मेनतः ये √3 √7 यही वाला क्वेश्चन मतलब थोड़ा बड़ा होता है, टफ होता है, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया, किसी वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी देख लेंगे। बाकी आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो चली तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।